आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे सम्राट की जिनकी कहानी अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी जाती है। नाम था हर्षवर्धन। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां राजा की हत्या हो चुकी है और राजकुमारी को बना लिया गया है बंदी। चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल है। तो सवाल ये उठता है कि राख के इस ढेर से एक साम्राज्य आखिर खड़ा हो भी कैसे सकता है। हर्षवर्धन को सिंहासन विरासत में नहीं मिला था। नहीं, ये एक ऐसा सिंहासन था जो त्रासदी से जन्मा था। चलिए देखते हैं कैसे। ये बात है 606 एडी की। कुछ ही दिनों के अंदर हर्षवर्धन के बड़े भाई राजा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया जाता है और वो बस आत्महत्या करने ही वाली होती हैं। और सोचिए, इन्हीं भयानक हालातों में एक टीनेजर हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालनी पड़ती है। और पता है, राजा बनते ही उनका पहला काम क्या था? कोई जंग लड़ना या किला जीतना नहीं, बल्कि विंध्य के घने जंगलों में अपनी बहन को चिता पर जलने से बचाने का एक बेहद मुश्किल मिशन। मतलब उनका शासन किसी जीत से नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने की कोशिश से शुरू हुआ था। तो अपनी बहन को बचाने और परिवार को संभालने के बाद अब हर्षवर्धन का ध्यान गया बदला लेने और एक साम्राज्य बनाने पर। उनका मिशन एकदम साफ था। पहला, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना, और दूसरा, उत्तर भारत के जो भी बिखरे हुए राज्य थे उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। और कामयाबी उन्हें मिली भी, वो भी फौरन। उन्होंने शशांक को हराया, कन्नौज को अपनी नई शक्तिशाली राजधानी बनाया, मगध जीता और लगभग पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया। लेकिन वो हमेशा जीतते ही रहे, ऐसा भी नहीं था। नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने उनकी जीत के सिलसिले को रोक दिया। ये शायद उनकी जिंदगी की अकेली सबसे बड़ी हार थी। पर उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके दुश्मन यानी चालुक्य भी अपने रिकॉर्ड में उन्हें सकलुत्तरा पथेश्वर कहते थे। इसका मतलब है पूरे उत्तरी इलाके का स्वामी। मतलब दुश्मन भी मान रहे थे कि उत्तर भारत पर उनका कितना दबदबा था। लेकिन हर्षवर्धन सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत ही चतुर राजनेता और डिप्लोमैट भी थे। उनकी डिप्लोमेसी तो कमाल की थी। जैसे एक हारे हुए राजा ध्रुवसेन द्वितीय को उन्होंने सिर्फ उसका राजपाट वापस नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दी। मतलब दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के ताकतवर तांग राजवंश के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखे। उनके सम्राट ताइत्सुंग के दरबार में अपना दूत भेजा और खुद अपने दरबार में चीन से आए 3 अलग-अलग मिशनों का स्वागत किया। और ये रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं थे। जो मशहूर चीनी यात्री थे हुएनत्सांग, वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने अपने सफर के बारे में जो कुछ भी लिखा है ना, उससे हमें उस जमाने की बहुत ही कीमती जानकारी मिलती है। तो हमने देखा कि हर्षवर्धन एक योद्धा और शासक तो थे ही, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जंग के मैदान और राज दरबार से अलग उनकी एक और दुनिया थी जिसमें वो माहिर थे, और वो दुनिया थी कला और विश्वास की। अगर उनकी पर्सनल आस्था की बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन एक शैव थे। मतलब वो भगवान शिव के भक्त थे। पर जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि उन्होंने अपनी पर्सनल आस्था को कभी अपने राजकाज के बीच नहीं आने दिया। हुएनत्सांग खुद लिखते हैं कि हर्षवर्धन दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते थे। वो उन्हें एक ऐसे लिबरल राजा के तौर पर देखते थे जो सभी के देवी देवताओं का आदर करता था। सोचिए, उस दौर में कितनी बड़ी बात रही होगी। और अब आती है शायद सबसे हैरान करने वाली बात। ये महान सम्राट एक जबरदस्त नाटककार भी थे। जी हां, उन्होंने खुद संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया गया उनका सपोर्ट। और तो और, कवि बाणभट्ट बताते हैं कि वो खुद भी बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। मतलब एक ही इंसान में इतने सारे टैलेंट। लेकिन देखिए, हर बड़े साम्राज्य को एक चीज का सामना तो करना ही पड़ता है, और वो है वक्त। और हर्षवर्धन के साम्राज्य के लिए इसका अंत एक बहुत बड़े सवाल के साथ हुआ। इतने सालों तक इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कोई नहीं जो उनके बाद उस सिंहासन को संभाल सके। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऐसे महान राजा की विरासत आखिर होती क्या है जिसका बनाया साम्राज्य उसी के साथ खत्म हो जाए। ये सोचने वाली बात है।